So hi guys, welcome back to one more video of economics. This is the second part of indifference curve. सबसे पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, फिर हमने देखा व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, फिर हमने देखा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और फिर हमने देखा था कि वो कैसे सिमिलर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। फिर हमने उन दोनों लॉज को कंपेयर किया था। ठीक है, तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक से जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें इंडिफरेंस कर्व की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमें पता हो कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं। ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व हमें क्या इंसाइट देती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फीचर है और प्रॉपर्टी है उसको कहेंगे नेगेटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इन देयर आर 4 केसेस। पहले 3 केसेस में नेगेटिव स्लोप नहीं है। हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव स्लोप नहीं है किसी कर्व की तो उसको इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं कहा जा सकता, और लास्ट केस में देखेंगे कि नेगेटिव स्लोप क्या हमें इंसाइट देती है, क्या सिग्निफाई करती है। ठीक है, सो सबसे पहले केस में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले केस में जो स्लोप है वो इन्फिनाइट है। ठीक है, क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है और y में इन्फिनाइट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे x की वैल्यू a है उस पे y की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइटली इंक्रीज कर रही है, इसीलिए इसको इन्फिनाइट स्लोप कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्यों इंडिफरेंस कर्व नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू, देखो हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जिसमें दो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को कंज्यूम किया जाता है, बट एक कंडीशन है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस कर्व पे जो हमें दिख रही है इन्फिनाइट स्लोप जो कर्व है, इस पे क्या हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट रह रहा है, ये देखते हैं। देखो, एक्स की क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, पर जो y की वैल्यू है वो इन्फिनाइटली इंक्रीज कर रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे। तो जब y की वैल्यू चेंज कर रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहा होगा। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल हर पॉइंट पे बढ़ रहा है क्योंकि y की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट एन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। इसमें जो स्लोप है वो 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है उसमें हम चेंज ला रहे हैं बट y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इसको 0 स्लोप कह रहे हैं। ठीक है, तो 0 स्लोप है तो बट इसमें x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सॉरी, y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लेट्स अज्यूम a। ठीक है, बट जो x की वैल्यू है उसमें इन्फिनिटली चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर इसका मतलब फिर हम x की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं हर एक पॉइंट पे, तो इस पे भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हम नहीं कह सकते। सो जब मेन प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की ये है कि हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहती है, तो अगर ये उसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है सो हम इसको भी इंडिफरेंस कर्व नहीं कह सकते। सो दो केस जिसमें नेगेटिव स्लोप और जिसमें 0 स्लोप और इन्फिनिट स्लोप है वो तो इंडिफरेंस कर्व हो ही नहीं सकती। अब थर्ड केस में देखते हैं क्या है। इसमें पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, बट इसको भी इंडिफरेंस कर्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू हर एक पॉइंट पे जब हम ऊपर जा रहे हैं हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू भी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ रही है। पर इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा था कि अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हमने गेन करना है तो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, कुछ क्वांटिटी को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीजों को गेन करते जाओगे। तो इस केस में भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये 3 केसेस तो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब लास्ट केस है जिसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, जो मेन प्रॉपर्टी है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की, जिसको हम इसमें देख रहे हैं सबसे पहले केस में। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव स्लोप है, ये इंडिफरेंस कर्व के लिए बिल्कुल क्वालिफाई है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए कि इस पॉइंट पे जब हमने x की वैल्यू जब इस पॉइंट के बाद बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन सम गुड्स ऑफ x वी आर सेक्रीफाइसिंग सम गुड्स ऑफ y।
इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो यही तो मेन जो कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व की, यही तो मेन कंडीशन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप वाली कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व कह सकते हैं। तो याद कर लीजिए कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख, हियर कम्स द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दैट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए, बट क्या हर एक नेगेटिव स्लोप वाली कर्व को इंडिफरेंस कर्व माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। क्यों? इस केस में, तीनों केसेस में जो स्लोप है वो नेगेटिव है, बट हर एक केस में इंडिफरेंस कर्व इज, हम हर कर्व को इंडिफरेंस कर्व नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो कर्व होगी उसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जा सकता है। इन दोनों केसेस में ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है, देखेंगे क्यों नहीं है और अगर उसमें है तो क्यों है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। इससे हमें क्या पता लगता है कि इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, जो y की यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया जा रहा है वो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। बट हमने जब इंडिफरेंस कर्व की थी, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा था, तब हमने देखा था कि जो y को सेक्रीफाइस किया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ x, वो डिमिनिश करेगा जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस केस में तो वो डिमिनिश नहीं हो रहा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जहां कॉनकेव शेप है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको हम इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं कह सकते, देखते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे मूव कर रहे हैं, जो y को सेक्रीफाइस किया जा रहा है इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ x, वो क्या है, वो बढ़ रहा है, इसलिए तो ये कनकेव है। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप तो कांस्टेंट नहीं है, देखो दैट इज वेरी क्लियर। बट जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग चेंज है जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं। बट हमने देखा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करना चाहिए, बट यहाँ पे तो वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको भी हम इंडिफरेंस कर्व नहीं कह सकते। ठीक है, और इस केस में जिसमें कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इस केस में जो y का सेक्रीफाइसिंग रेट है इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ x, वो डिमिनिशिंग है। सो इस पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो वैलिड है, इसीलिए सिर्फ इसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जा सकता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की। थर्ड नंबर पे है नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है तो वो सी पे भी सेम होगा, बी पे भी सेम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का वो सेम रहता है। ठीक है, सो अगर इस पॉइंट पे भी सेम है और इस पॉइंट भी सेम है तो दैट मीन्स ये उस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है कि जैसे जैसे हम एक इंडिफरेंस कर्व से ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते हैं तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे तो जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, सो दिस कैन नेवर बी द केस, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ केस है हायर इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वही पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे IC2 से अगर हम IC1 की ओर मूव करें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ केस है नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस। एक्स की यूनिट्स और वाई प्रोडक्ट की यूनिट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, हमने देखा था कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना पड़ता है, जैसे जैसे एक्स की यूनिट्स को हम गेन करेंगे वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, और जैसे जैसे वाई की कुछ यूनिट्स को गेन करेंगे सिमिलरली वाई की कुछ एक्स की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया जाएगा। सो यहाँ पे भी
अगर वो एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स एक्स की यूनिट जीरो हो गई और वाई की यूनिट जीरो हो गई, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एंड द सिक्स्थ केस इज मे और मे नॉट बी पैरेलल, ठीक है। हो सकता है कोई दो इंडिफरेंस कर्व्स पैरेलल हों जैसे कि दिस केस में, और हो सकता है वो ना भी पैरेलल हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिमिनिश कर रहा है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट रेट से डिमिनिश करेगा तो वो दो इंडिफरेंस कर्व्स पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर वो डिमिनिश करेगा बट वो इस इंडिफरेंस कर्व का किसी और रेट से डिमिनिश कर रहा है, और इस इंडिफरेंस कर्व का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किसी और रेट से डिमिनिश कर रहा है, तो ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। After the properties of indifference curve, there are some special cases of indifference curve जिसमें इंडिफरेंस कर्व कुछ एक्सेप्शनल सी शेप को शो करती है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, हमने देखा था कि नेगेटिव स्लोप तो होगी बट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। बट देयर इज वन केस जिसमें स्ट्रेट लाइन हो सकती है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर दो गुड्स प्रॉपर सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, उनको एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। कैसे? देखो, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो सेम होती है हर एक पॉइंट पे, दैट मीन्स के जो चेंज इन वाई है वो सिमिलर है चेंज इन एक्स से। अगर एक्स की एक यूनिट को और एक यूनिट को हम गेन कर रहे हैं, तो y की सिर्फ एक ही यूनिट सेक्रीफाइस होगी हर एक पॉइंट पे, बिकॉज दे आर प्रॉपर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। अगर एक गुड को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो एक गुड अगर आप गेन कर लो तो आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहोगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहोगे। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी। तो ये इसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते एज एन इंडिफरेंस कर्व। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिफरेंस कर्व बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकेंड केस है जिसमें एल शेप्ड कर्व शो की जाती है एज एन इंडिफरेंस कर्व और दे आर नॉट वायलेटिंग एनी रूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखेंगे कैसे, ठीक है। ये ऐसे गुड्स हैं जिनको जॉइंटली यूज किया जाएगा तो वो आपको कोई सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शूज की अगर हम बात करें तो आपको एक पेयर को कलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एनी सेटिस्फेक्शन। आप एक जूता पहन के आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको दोनों पहनने पड़ेंगे अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो, ठीक है। तो सिमिलरली वही मैंने एग्जांपल यहाँ ली है, यहाँ पे लेफ्ट पेयर ऑफ शू को डिनोट किया गया है और यहाँ पे राइट पेयर ऑफ शू को डिनोट किया गया है, ठीक है। देखो, एट पॉइंट ए मेरे पास एक ही यूनिट है लेफ्ट पेयर शू का और एक यूनिट है राइट पेयर शू का, ठीक है। तो वो मेरे को कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसको मैंने ए पॉइंट से डिनोट किया है। उसके बाद अगर मैं सी पॉइंट पे मूव करूं, मुझे दो लेफ्ट शूज मिल जाएं और एक शू मुझे राइट का अभी भी मेरे पास एक ही है, तो मैं दो लेफ्ट शूज को क्या करूंगा, ठीक है। मुझे पहनने तो एक ही है ना, एक में लेफ्ट चाहिए और एक मुझे राइट शू चाहिए। मुझे दो लेफ्ट मिल भी जाए तो वो मुझे कोई भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे मूव करूं ए पॉइंट से सी पॉइंट पे, तो मैं सेम सेटिस्फेक्शन पे हूं अभी भी। मुझे लेफ्ट का अगर एडिशनल यूनिट मिल भी जाए तो वो मुझे कोई एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां मूव करूं तो भी मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ जॉइंट गुड्स, ठीक है। ये जॉइंट गुड्स हैं जिनको कलेक्टिवली यूज किया जाता है, तो वो कुछ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं, अदरवाइज नहीं।